नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। उत्तर भारत में ठंड के साथ कोहरे ने आफत और बढ़ा दी है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के ठंड की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही ब्लड प्रेशर, साइनस, हार्ट की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए भी कड़ाके की ठंड अब परेशानी वाली साबित हो रही है। ऐसे में आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि शीत लहर में बच्चे और बुजुर्गों को क्या एहतियात बरतने की जरूरत है। साथ ही इस ठंड में हार्ट के मरीजों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस पर भी करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत में ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, यहाँ पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क चुका है। वहीं चंडीगढ़ में पारा 3 डिग्री के नीचे आ चुका है। ऐसे में कड़ाके की ठंड बच्चों और बुजुर्गों पर भारी पड़ रही है। सर्दी, खांसी, जुकाम, मौसमी बुखार के मामले इन दिनों काफी बढ़ जाते हैं। ऐसे में सर्दियों से बच्चों, बुजुर्गों और हार्ट की समस्या से जूझ रहे लोगों को एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। पहले बच्चों की बात करते हैं। ठंड से थोड़ी भी लापरवाही इन पर भारी पड़ सकती है। खासकर ठंड की चपेट में आने से बच्चों में निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। निमोनिया बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है और अगर इसका इलाज ठीक से नहीं हुआ तो इसके चलते दस्त और उल्टी की भी समस्या हो सकती है। वहीं सर्दी के मौसम में फ्लू एक सामान्य रूप से होने वाली बीमारी है। इससे बचने के लिए बच्चों का सिर और कान ढका हुआ होना चाहिए। साथ ही पैरों में मोजे होना भी जरूरी है। इसके अलावा हाथों की साफ सफाई भी जरूरी होती है, क्योंकि बच्चे कई बार नाक बहने के चलते हाथ गंदा कर लेते हैं और इससे दूसरे बच्चों में इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाता है। कई बार बच्चों को ज्यादा ठंड लग जाने से जुकाम इतना बढ़ जाता है कि छाती में बलगम जमा हो जाता है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर को दिखाने से परहेज ना करें। वहीं बुजुर्गों की बात करें तो सर्दियों में इन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। दरअसल बुजुर्गों को ठिठुरन ज्यादा होती है, इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। ऐसे में बुजुर्गों को 3 लेयर में गर्म कपड़े पहनने चाहिए ताकि उन पर ठंड का असर कम से कम हो। वहीं बुजुर्गों को सुबह टहलने से बचना और खान पान को दुरुस्त रखना भी जरूरी है। कान और सिर के अलावा तलवे में ठंड लगने से बचने के लिए मोजे पहनना भी जरूरी होता है। बुजुर्गों को सर्दियों में पीने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन मरीजों को हार्ट की बीमारी होती है या जिन्हें पहले भी हार्ट अटैक आ चुका है, उन्हें ठंड के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा 31% तक बढ़ जाता है। दरअसल ठंड की वजह से नसें सिकुड़ने लगती हैं, इसलिए जरूरी है कि अपने शरीर को गर्म रखें ताकि ब्लड वेसल सॉफ्ट रहें और ब्लड का फ्लो सामान्य स्तर पर बना रहे। वहीं सर्दियों के मौसम में खाने में नमक का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि शरीर में नमक अधिक होने से दिल को पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिलहाल ठंड के मौसम में ज्यादा से ज्यादा फाइबर युक्त भोजन लेना चाहिए। इससे डाइजेशन ठीक रहता है और बीमार होने का खतरा कम हो जाता है। खाने में ताजी सब्जियां और फल के अलावा बाजरे की रोटी, मेवे, गुड़ और अंडा लेने से शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद मिलती है। सर्दियों में रात को सोते समय हल्दी युक्त दूध लेना स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको ठंड से बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का आपके साथ करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण के चोपड़ा सर, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर अरुण, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम मोहन, पीडियाट्रिशियन हैं मेदांता हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीलम मोहन आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा खोसला, मेडिसिनल कंसल्टेंट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर पूजा खोसला, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। डॉक्टर चोपड़ा, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे और एक बुनियादी सवाल। हम जब भी सर्दियों की बात करते हैं, सर्दियों की आमद जैसे ही होती है, हम हेल्थ को लेकर ज़रा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हैं। खबरें भी आने लगती हैं कि थोड़ा इन बीमारियों से सावधान रहें। क्या वाकई में जो हमारा हेल्थ है और वेलबींग है जो हमारा विंटर में उसको चुनौती देती है क्या सर्दियाँ, या स्वाभाविक रूप से सर्दियों में बीमारियां बढ़ जाती हैं? ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा दीपक जी। इसमें एक्चुअली कई इश्यूज इन्वॉल्व हैं। एक तरफ तो ये है कि हमारी जो आदतें हैं वो सर्दियों में थोड़ी ज्यादा अनहेल्दी हैं। जैसे आपको मालूम है,
सर्दी में तरह तरह के आपके खाने बनते हैं जो कि स्पेशली सर्दी में ज्यादा बनते हैं, वो ओवर ईटिंग हो जाती है। सो फ्राइड चीजें हैं, मीठा है, सॉल्टी चीजें हैं, इन सब चीजों का सेवन गर्मियों से ज्यादा सर्दियों में होता है। दूसरी चीज, एक्टिविटी कम हो जाती है, लोग बाहर सैर करना कम कर देते हैं, और इस कारण से इस पीरियड में वेट गेन होने की टेंडेंसी काफी बढ़ जाती है। तीसरी चीज, जिस वक्त ठंड में बाहर निकलते हैं तो अगर अच्छे से शरीर को ढका हुआ ना हो, जैसे बहुत अर्ली मॉर्निंग फॉग हो, उस वक्त ठंड के कारण जो हार्ट की नाड़ियां हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, धमनियां हैं खून की, उनमें कुछ हद तक सिकुड़न आ सकती है। तो इस चीज के कारण हार्ट पे एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ सकता है। सो वेट गेन हो गया, हाई ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी होती है, शुगर बढ़ने की टेंडेंसी होती है, एक्सरसाइज नॉर्मली कम होती है, और जब कोल्ड का एक्सपोजर होता है तो ये नसों में थोड़ी सी नैरोइंग आने की टेंडेंसी बढ़ती है। सो ये कॉम्बिनेशन डेडली प्रूव होता है। सो जिसको बिल्कुल कोई हार्ट की बीमारी नहीं है वो तो ये टॉलरेट कर लेगा, लेकिन जिसकी हार्ट की नसों में थोड़ी बहुत ब्लॉकेज है वो इसमें प्रेसिपिटेट होके हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। इसलिए हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ जाता है जब सर्दी आती है। जी। दूसरी प्रॉब्लम है एल्डरली लोग और छोटे बच्चों में, जिनमें ठंड में अगर वो वेल कवर्ड ना हो तो शरीर का टेम्परेचर कम होने की टेंडेंसी रहती है, हाइपोथर्मिया होने की टेंडेंसी रहती है। सो ये मेजर प्रॉब्लम्स है। एब्सोल्युटली सर, आपने बहुत सिंपल तरीके से समझाया कि हम सर्दियों में क्यों ज़्यादा डरते हैं, या सर्दियों में इस तरह के शोज हम जब करते हैं तो हमें कई बार खुद ये लगता है कि बहुत सारे दर्शक बोलते हैं कि भाई सर्दियों का आप कहाँ से घुमा फिरा के कनेक्शन बीमारियों से ले आते हैं। तो बहुत सीधे सीधे उसके आंसर्स हैं। पहला, सर्दी नहीं मारती है आपको, आपको लेस एक्टिव होना मारता है। विंटर्स में आप लेस एक्टिव हो जाते हैं, खान पान की आदतों में जो तब्दीलियां आती हैं वो आती हैं, और एक तरह से आपका जो पॉजिटिव इमोशंस होने चाहिए अपनी बॉडी और हेल्थ को लेकर, उसके लिए तरह तरह के जो है हिंड्रेंसेस आ जाती हैं। इसलिए सर्दियों में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखा, बच्चों का। डॉक्टर नीलम मोहन, बच्चों को लेकर तो सारे पेरेंट्स आजकल बड़े परेशान रहते हैं, आए दिन सर्दी जुकाम हो जाना, और अब तो बीच में अब ये कोरोना को लेकर भी खबरें आने लगी हैं, तो माँ बाप थोड़ा सा और ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। बच्चों को लेकर किस तरह की सतर्कता बरतनी है इन सर्दियों में मैम? राइट, थोड़े से टिप्स जो मैं देना चाहूंगी। जब हम कह रहे थे कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से कवर करना, हम भूल जाते हैं कि सर एक्चुअली 30% ऑफ द हीट कैन बी लॉस्ट फ्रॉम द हेड। तो बच्चों का सर को कवर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिसाइड्स फुल स्लीव्स फुल लेग्स पहनाने के साथ साथ। सो दैट्स वन इम्पॉर्टेंट मैसेज। सेकंड जो मैं बताना चाहूंगी कि बिसाइड्स व्हाट डॉक्टर साहब ने बताया, देयर आर सम इन्फेक्शंस जो सर्दियों में होते हैं, बिकॉज दीज वायरसेस they multiply more because of the seasonal, they are called as seasonal viruses, जिसमें हम फ्लू की बात करें, इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, कॉमन कोल्ड, एंड उसके साथ निमोनिया हो जाना, ब्रोंकियोलाइटिस हो जाना, कान के इन्फेक्शन होना, कंजंक्टिवाइटिस होना, तो ये स्टमक फ्लू हो जाना। तो ये सारी जो इन्फेक्शंस हैं, ये ड्यूरिंग विंटर सीजन्स these viruses also multiply and they get predisposed। तो हमें एक तो जैसे सीजनल ये वायरसेस का है, साथ ही साथ हमें 3 चीज की सतर्कता रखनी चाहिए। वन इज कि मैं अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाऊं, मतलब अपने बच्चे की, जिससे कि ये वायरसेस ना उनको कंटैक्ट करे। तो 5 मेजर थिंग्स जो हमेशा मैं बताती हूँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। फर्स्ट इज डाइट। पेरेंट्स को समझना चाहिए दैट यू शुड यूज हाई प्रोटीन डाइट। प्रोटीन मतलब पनीर, दूध, अंडा, मूंग का दाल का चीला, बेसन का चीला, टोफू, एंड जो नॉनवेज खाते हैं, तो ये प्रोटीन रिच डाइट आपको देनी चाहिए। सेकंड, सुपर फूड्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे आंवला, मोरिंगा, एंड spices, haldi, ginger, garlic, all these are a small amount but they improve our immunity. Antioxidants, vegetables, fruits,
ये ज्यादा। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आपको फ्राइड फूड से दूर रहना है, शुगरी, सॉल्ट इनसे कम करना है, एंड पे मोर अटेंशन टू वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड हाइड्रेशन। प्यास कम लगती है तो हाइड्रेशन नहीं लेते हैं, दैट विल रिड्यूस योर इम्यूनिटी। जी। सो हाइड्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा थोड़ा बीच में, चाहे आप सूप दें या दाल का पानी दें या गर्म चीज लें, इस तरह करें। सेकेंड, Absolutely. एक्सरसाइजेस से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। स्लीप आपके बच्चे को पूरी होनी चाहिए। स्क्रीन टाइम आपके बच्चे को कम देना चाहिए। ये सब चीजों से आपका इम्यूनिटी बढ़ती है। बिल्कुल। नेक्स्ट इज कैसे प्रिवेंट करें। आपको हाथ अपने फ्रीक्वेंटली धो के या सैनिटाइज करने हैं, बिकॉज नाक को हाथ लगा एक दूसरे बच्चे पे सैनिटाइज, जैसे कोविड में हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाया, बिल्कुल। सेम टू सेम बिहेवियर लागू होता है सारे फ्लू रिलेटेड इन्फेक्शन से। तो Absolutely. वो हमको उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वी आर डूइंग। वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं आजकल, जैसे कि फ्लू वैक्सीन अवेलेबल है, बड़ों में कोविड वैक्सीन अवेलेबल है, तो ये भी हम लगा सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सपेशली अगर हम हाई रिस्क हो। अब जी। हाई रिस्क बच्चे कौन है? इन्फेंट्स जो 1 साल से छोटे हैं, जी। उनमें बहुत हाई रिस्क हो जाता है। प्लस किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो, बिल्कुल। एलर्जीज की प्रॉब्लम हो, कोई लिवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी कारण से कोई बच्चा स्टीरॉइड्स या ऑर्गन ट्रांसप्लांट से हैं, तो ये सारे चीजों से इनकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है और इन्हें सीरियस इन्फेक्शन होकर सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन Absolutely, या ma'am. वायरल निमोनिया भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये इस तरह से इसके लिए बच्चों एक को और कैसे मैसेज, आपको सुरक्षित रखना है, कैसे वो किस जोन में है उसको भी आइडेंटिफाई आपने करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो जोड़ा आपने, अपार्ट फ्रॉम बीइंग लेस एक्टिव इन विंटर्स, ये जो फ्लू सीजन में जो अचानक से सप्लाई बढ़ जाती है एक तरह से कोल्ड और फ्लू जर्म्स की, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो जाते हैं इस दौरान, उससे भी आपको ध्यान रखना है। और एक ही फैक्टर जो मैम ने बताया वो है हाइजीन का। आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस अपनानी है गुड हाइजीन की, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विंटर्स में, ख़ास तौर से बच्चों के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट डॉक्टर खोसला, और वो है हमारे घर के बुजुर्ग लोग, जो उतने ही संवेदनशील होते हैं सर्दियों से होने वाली बीमारी के जितने कि छोटे बच्चे होते हैं। और देखा कि अक्सर बुजुर्गों की जो सेहत है वो बड़ी आंख मिचौली करते रहती है, और कई बार तो हम देखते हैं कि जैसी सर्दियां आती हैं, जहां घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वहां उनका एंगेजमेंट जो है वो हॉस्पिटल दौड़ना, भागना, वो उनकी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो जिन घरों में बुजुर्ग हैं मैम, क्या करना चाहिए, किस तरह की सतर्कता बरतनी है? हाँ दीपक जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ एज का डिस्कस किया। बच्चों का डॉक्टर मोहन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जो बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्ग और बच्चा एक समान है, ये जो कॉमन सेइंग है वो टू एन एक्सटेंट ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी 1 साल के बच्चे की कम है, इम्यूनिटी 60 साल के ऊपर के बुज़ुर्ग की कम है। और 60 साल के ऊपर के बुज़ुर्ग अगर शुगर पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, तो इनको और भी चांस होता है इस तरह की फ्लूज़ की, इस तरह के इन्फेक्शंस के लिए। और इसीलिए वो हम वल्नरेबल एज ग्रुप में उनको गिनते हैं। तभी ऐसे पेशेंट्स में हम वैक्सीनेशन एक माध्यम में कहते हैं करने के लिए। इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के कई रास्ते बताए गए हैं, बट एजिंग के साथ वो रास्ते कितना हेल्प करते हैं कितना नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है कहना। बट वैक्सीनेशन एक तरीका है। उसके अलावा उनको कोशिश करिए घर में रखें, नमक का सेवन कम करें, मीठा और तली चीज़ें कम खाएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर विंटर्स में एडल्ट्स का बढ़ता है, स्पेशली इस एज ग्रुप का। एंड तभी हार्ट की प्रॉब्लम और स्ट्रोक बहुत कॉमन हो जाती है ये विंटर की सीज़न में। दिसंबर जनवरी में कार्डियक इवेंट्स, अस्थमा के इवेंट्स, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के बाद आधी रात को, ये वाले इवेंट्स बहुत कॉमनली हमें मिलते हैं। तो ये एज ग्रुप जो 60 साल के ऊपर की है, बिल्कुल, इनमें अस्थमा की वर्सनिंग होती है, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, बीपी बढ़ता है, शुगर ख़राब होती है, और सारी इन्फेक्शंस जो होती हैं ज़्यादा टाइम लेती है, और जितनी इन्फेक्शंस होती है काफ़ी
बार हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़ाती हैं, आईसीयू के अंदर दाखला बढ़ाती है। एब्सोल्युटली मैम। तो कुल मिला के हमारे जो तीनों जो गेस्ट हैं उनके अभी तक के बात को अगर मैं सम अप करूं तो हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि आप ये 3 महीने की रेस लगाइए सर्दियों से। 1 महीना ऑलमोस्ट गुजर चुका है, दिसंबर का महीना जो है गुजर चुका है, अभी जनवरी और फरवरी है, 2 महीने और हैं आपके पास। तो ये 1 महीने की रेस आपने जीत ली है, 2 महीने की रेस आपने और जीतनी है, और इसमें सिर्फ आपको एक चीज पे फोकस करना है, वो है स्टे वेल एंड हेल्दी। तरीके आपको हमारे तीनों डॉक्टर्स ने बता दिए। 2 महीने की रेस आप क्रॉस कर जाएंगे तो कम से कम सर्दियों वाली जो ये माथापच्ची आपकी बीमारियों के साथ, इसमें आपकी जीत हो जाएगी। डॉक्टर चोपड़ा, जैसा ब्रेक से पहले मैंने कहा, आजकल तो बड़ा आम है और बड़े यंगस्टर्स भी जो है हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम में रीलें डालने के लिए पहाड़ों पर जा रहे हैं, तो बोन फायर लगी हुई है, चारों तरफ बैठे हुए हैं, रात भर जो है वहाँ पर वो अपना सर्दी को एक तरह से एंजॉय भी कर रहे हैं। बट कहा यह भी जाता है कि आप धुएं के आसपास हैं, इसको नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह से घरों में जो है वो हीटर्स हैं, बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने हीटर्स रख दिए जाते हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि बहुत ज़्यादा इस हीटर के प्रति एक्सपोजर भी जो है आपको थोड़ा सेहत के लिए आपको खतरे पैदा कर सकता है। क्या कहेंगे, ये जो ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारी सर्दियों से बचने के, अलाव, हीटर किसी भी तरह का हो, उनके इस्तेमाल के दौरान किस तरह की सावधानी बरतें सर? ये तो देखिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी। इसमें खास तौर पे जो हीटर होते थे जी पुराने जनरेशन वाले ना, जिनमें रॉड वाले हीटर हैं, जिनमें हीट बिल्कुल पास ही होती है और परे इतना असर नहीं होता, उन हीटर्स की यही प्रॉब्लम है कि आप उनके पास बैठो तो गर्मी बहुत रहती है, दूर आप जा नहीं सकते, उनका इतना असर नहीं होता, और उसके बाद अगर आप उठ के बाहर जाते हो तो एकदम एक्सपोजर होता है। जैसे सपोजिंग उठ के बाथरूम जाना पड़ा बुजुर्ग आदमी को, या उठ के थोड़ा बाहर जाना पड़ा 1 मिनट किसी चीज के लिए, तो फिर ठंड का एक्सपोजर होता है, तो उसमें एक तो इन्फेक्शन और परेशानियां होने का चांस बढ़ जाता है। सेकेंडली, जितने भी ये ब्लोअर्स हैं, इनमें भी सब में ना टेंडेंसी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड डेवलप होने की। तो इन चीजों से जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे वो छोटा बच्चा है जिसको कंजेनिटल जमांद्रू हार्ट डिफेक्ट है, या वो बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों को रिस्क हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड के असर होने का, जो कि अगेन डेंजरस हो सकता है, एक किस्म की पॉइजनिंग हो सकती है उसको इनहेल करने से बहुत ज्यादा देर। इसके लिए बेस्ट जो होते हैं वो होते हैं ऑयल फील्ड हीटर। जो ऑयल फील्ड हीटर हैं वो पूरे कमरे को यूनिफॉर्मली थोड़ा गर्म कर देते हैं, और उनमें ऐसी कोई रेज या रेडिएशन या गैस रिलीज नहीं होती, जिसके कारण वो इन सब में से सबसे ज्यादा हेल्दी होते हैं। एंड फाइनली, जो आप ग्रुप्स की बात कर रहे थे, ऑब्वियसली जहां पे भी बड़े ग्रुप्स होंगे वहां पे इन्फेक्शन फैलने का तो डर रहेगा ही। बिल्कुल सर। ये बात पहले डॉक्टर साहब ने बहुत सही कही, जो उन्होंने बोला कि बच्चों को और बुजुर्गों को इन्फेक्शन का रिस्क होता है। इस मामले में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो फ्लू है और निमोनिया है, जस्ट लाइक जैसे कोविड में हमने देखा था, इससे क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ती है शरीर में। तो इसलिए जैसे हार्ट अटैक होना, स्ट्रोक होना, बॉडी की और ब्लड वेसल्स में क्लॉट बनना, इन सब चीजों की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इसलिए इन इन्फेक्शन से बचना जरूरी है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर। डॉक्टर नीलम, बिल्कुल हीटर्स के बारे में तो सर ने बड़े विस्तार से बताया। एक सवाल जो मेरा जो यंगस्टर्स को लेकर है, खासकर उसमें बच्चे भी बहुत हैं, वो बड़ी जिद करते हैं कि सर्दी आ गई है, आप घर के आगे जो है वो आग जला लो, लकड़ियां जला लो और चलिए बॉन फायर करते हैं, और एक आध दिन हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो एक लगातार इसको टेंडेंसी बना देते हैं। घर का आंगन है तो वहाँ लकड़ी जला ली, कोयला जला लिया। ये बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? See, 3 things. One is there is very high chances of accidents when you talk about children. So जिसी भी घर में जैसे वो इंफ्रारेड और दूसरे वाले हीटर्स या रॉड्स है, सैडली दे आर नॉट वेरी गुड। आप और हमने हर साल न्यूज़पेपर में हम सुनते हैं किस तरीके से पूरी की पूरी फैमिली सफोकेशन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया, एंड यू नो फैमिलीज में काफी मिसहैप्स भी हो जाती हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एक बार कमरा गर्म हो जाए तो ऐसी चीजों को बंद कर देना चाहिए। और कहा जाता है कि अगर कोने में एक ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए अगर आप एक बकेट ऑफ वाटर
रूम के कोने में रख दें, तो दैट इज वेरी गुड, बिकॉज ये जो हीटर्स है जिससे ड्राइनेस आ जाती है, उससे जो ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन दोनों में फर्क पड़ता है, ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, ह्यूमिडिटी, तो एटलीस्ट ह्यूमिडिटी के बारे में हम उसको ध्यान रख सकते हैं। एंड सेकेंड इज दैट जब आप बहुत गर्म कर देते हैं तो एक्चुअली आपका ब्लड प्रेशर स्लाइड ड्रॉप हो जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो यू फील लिटिल टायर्ड, फैटिग्ड एंड स्लीपी। अगर आपको याद होगा, हम सोचते हैं कि सर्दियों में हमको ज्यादा नींद आती है, यू नो लाइक, तो मे बी बहुत ज्यादा वार्म करने से भी दिस इफेक्ट ऑफ फैटिग एंड ड्रॉप इन बीपी और ये सब आ जाता है। बच्चों में एक्सपेशली खास करके जब आप ड्राई एयर लेते हैं तो साइनसाइटिस, इचिंग इन द नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, ड्राई लिप्स, ये सब चीजें बढ़ जाती है। तो आई थिंक यू नीड टू कीप अ बैलेंस, गेट द राइट टाइप। और हाँ, वो वाले एक्सपेंसिव है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सो यू यूज इट फॉर अ शॉर्ट टाइम, यूज इट विद द वाटर। एंड रात में सोते वक्त आई वुड सजेस्ट, जिस घर में भी बच्चे यंगस्टर है, यू शुड अवॉइड कीपिंग सच हीटर्स जिसके साथ रिस्क हो सकता है। Absolutely. एंड वी टॉक अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज लिटिल बैड फॉर आवर हेल्थ। तो जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो वही इम्पैक्ट आता है, बट समटाइम्स व्हेन इट इज इन द ओपन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। सो आपको बैलेंस रखना है कि बहुत नजदीक नहीं जाए, एंड मे बी sometime you can use it, but yes, और खासतौर से बोन फायर में, खासतौर से बोन फायर जब जल रही होती है, जब धुआं ज्यादा आ रहा होता है, तो उस समय आसपास ना रहें। जब वो अच्छे से जल जाए, सेटल डाउन हो जाए फायर, तो आप जो है आग सेकने के लिए, तापने के लिए जो भी आप कर रहे हैं वो, और इंडोर्स में तो बिल्कुल भी ना करें, जैसे दोनों डॉक्टर्स ने भी बताया। इनफैक्ट हमने बहुत सारी खबरें रिपोर्ट की हैं इससे पहले भी कि सर्दियों में कहीं किसी ने जो है वो कोयला जला लिया और सुबह जो है वो फैमिली या तो बेहोश हालत में मिली, और कई बार तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो हम डरा नहीं रहे आपको, लेकिन देखिए ये ध्यान रखना है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड के एडवर्स इफेक्ट होंगे ही होंगे। अब कितना होंगे, किस तरह के होंगे, ये थोड़ा सा सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। अब एक आखिरी सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर खोसला, वो है सर्दियों में बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, घर के जो वयस्क होते हैं, सयाने होते हैं, वो थोड़ा सा डर जाते हैं, और खांसी जुकाम हो गया, कुछ हो गया, फटाक से गए ओवर द काउंटर, आपने दवाइयाँ ले ली और बच्चों को पिला दी। हमने भी कुछ दिनों पहले शो भी किया जिसपे हमने वो एक कफ सिरप था, और कमाल ये था कि साउथ बॉम्बे का एक डॉक्टर परिवार था, इसलिए उस बच्चे की जान बच गई। लेकिन अगर सामान्य घरों की बात हो तो फिर कैसे आप बचाएंगे? तो इस तरह से ओवर द काउंटर जाकर दवाइयां ले लेना, ट्रीटमेंट ले लेना, ये प्रवृत्ति कितनी खतरनाक हो सकती है मैम? मैं आपसे 100% सहमत हूँ कि बहुत सारे लोग वो पहला जो कंसल्ट करते हैं वो केमिस्ट को करते हैं डॉक्टर की जगह, और वो केमिस्ट से जाके जो भी अवेलेबल होता है उससे अपने लक्षण बताते हैं और दवा मांगते हैं। तो मोस्टली जो वहाँ पे डिलीवर कर रहे होते हैं वो केमिस्ट भी होते हैं कि डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, वो क्वालिफिकेशन नहीं देखते, बट वो जो आम चलती आई दवाई है वो हाथ में पकड़ा देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उनको नज़ला ज़ुकाम है, साइनसाइटिस है, दमे की तकलीफ़ है, क्या एग्जैक्टली हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर कंसल्ट नहीं किया डॉक्टर को, वो दवाई थमा देते हैं। उसमें 3-4 दिन पेशेंट लेके जब आराम नहीं आता वो कंसल्ट करना शुरू होता है। वही होता है कि ऊपर के रास्ते, जो सांस के रास्ते से नीचे तक इन्फेक्शन पहुंचने में इतना टाइम लगता है, तो जो कि बिगनिंग में करेक्ट अप्रोच के साथ हम डॉक्टर से दिखा के अपने लक्षण को कंट्रोल कर सकते थे, करेक्ट एडवाइस ले सकते थे, वो बीमारी बढ़ के फिर आते हैं। एब्सोल्युटली। तो एक ये बहुत कॉमनली सीन इशू है कि हमने पहले 4-5 दिन ट्राई किया, दवाई ली, फिर हमने खांसी का सिरप लिया, फिर अब सांस ज़्यादा फूल रहा है, अब हमारे को देखो, और फिर जब उनको बताते हैं कि अब वो दाखिले लायक हो गए, तो फिर उनको एकदम से एक्सेप्ट नहीं होता कि बीमारी इतनी निकल चुकी है हाथ से। एब्सोल्युटली। तो ये 2-3 चीज़ें आपको आज की पूरी चर्चा में जो अगर जिस निकाला जाए, तो पहला तो आपको एक प्रिपरेशन करनी है अपनी, हल्के में नहीं लेना है बीमारियों को, सही जगह कंसल्ट करना है। दूसरा जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं फिट रहने के, उनको आपको दूर करना है। और अगर कोई
छोटा मोटा सर्दी जुकाम भी हो जाए तो अपने से डॉक्टर ना बने, कंसल्ट करें अपने नियरेस्ट डॉक्टर को। यही है आज के हमारे शो की सीख जिनको दिया हमारे तीनों खास मेहमानों ने। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अरुण के चोपड़ा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला सर। डॉक्टर नीलम मोहन, थैंक यू सो मच मैम वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर पूजा खोसला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, सुरक्षित रहिए, सेहतमंद रहिए। थैंक यू।